हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखेंगे अगली बात क्या। देखिए, तो हम लास्ट में बर्नौली थ्योरम पढ़ चुके हैं, अब उस पर हम आगे काम करने जा रहे हैं। तो देखिए, बर्नौली थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू नियत पढ़ी थी। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वही बात है, आप ऐसे ले सकते थे इसको, P1 प्लस रो जी एच वन हाफ रो वी वन स्क्वायर, P2 प्लस रो जी एच टू हाफ रो वी टू स्क्वायर। ठीक है जी। समझ गए हैं? तो H1 H2 P1 P2 V1 V2 A1 A2 और यहां पे कोई द्रव जा रहा है रो। ठीक है जी, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर हाइट नहीं H1 H2 बराबर हो जाए, यदि H1 और H2 दोनों बराबर हो जाए तो आप फार्मूला क्या लिखेंगे? P1 रो जी एच, H1 H2 को आप क्या लिख देंगे? H लिख देंगे, प्लस में हाफ रो V1 का स्क्वायर, P2 ये भी हो गया जी रो जी एच, हाफ रो V2 का स्क्वायर, हाफ रो V2 का स्क्वायर। रो जी एच से रो जी एच काट दो, P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। और बोले, अगर मैं कहूं इस ऊपर वाले से यहां से मैं लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो, अगर H नियत हो जाए, H नियत हो जाए तो आप क्या कहेंगे? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? नियत। यानी आप कह सकते हो ऐसा, यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि 1/2 है, रो है, ये तो नियत ही है जी, घनत्व थोड़ी बदलेगा। ये मैं कहूं नियत लेके चलूं मैं, तो अब क्या कहेंगे? अगर आप P को बढ़ाएंगे, आपने P को बढ़ाएंगे तो आप V को आप घटता हुआ महसूस करेंगे। भाई दोनों का योगफल तो नियत है, और अगर आपने P घटा दिया, देखो ये कम कर दिया तो ये इसको ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो उत्तर नियत रहेगा। यानी बोल दे हम ये कह सकते हैं कि जी दाब और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है जी। दाब और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यानी वेग बढ़ने पर दाब घट जाता है। इस बात का ध्यान रखना। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि तूफान के दिनों में मतलब तेज हवा चलती है तो क्या होता है बताओ? तेज हवा से घर कैसे उड़ता है? देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, समझना। ये जैसे घर है, सामान्यतः यहां पर वायुमंडलीय दाब है जी, वायुमंडलीय दाब है P नोड। ठीक है, P नोड क्या है? वायुमंडलीय दाब है। घर के अंदर भी है वायुमंडलीय दाब, लेकिन अब क्या तेज हवा चली, तेज हवा चली, तेज हवा चलने पर, तेज हवा चलने पर भाई घर का दरवाजा हमने बंद कर दिया, तेज हवा चली तो तेज हवा चलने पर एक नया दाब आ गया, नया दाब P डैश आया। हमने सोचा तेज हवा चल रही है तो घर में मिट्टी ना आ जाए, इसलिए दरवाजा क्या कर दें? बंद कर देते हैं।
अब तेज हवा करने से नया दाब आ गया पी डैश। पहले दाब वायुमंडलीय था कि जब हवा कम थी, अब नया दाब है पी डैश, ये वायुमंडलीय से क्या होगा बताओ? कम होगा जी, बिल्कुल। नया दाब आ गया जो वायुमंडलीय दाब से कम है, बिल्कुल। कहां पे आया? छत पर आया, बाहर। पी डैश अंदर तो आने ही नहीं दिया हमने भी, हवा अंदर तो आने ही नहीं दी। अब अंदर दाब ज्यादा हो गया, बाहर दाब कम हो गया, छत उठ जाएगी ऊपर की तरफ, छत उड़ जाएगी। अब मिट्टी, हम सोच रहे थे दरवाजे से ना आए, अब मिट्टी ऊपर से आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं जी, अगली बात पर आते हैं। अब इसके अनुप्रयोग देख रहे हैं हम, क्या क्या अनुप्रयोग है। बर्नौली थ्योरम के अनुप्रयोग, बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग। बर्नौली के क्या क्या अनुप्रयोग है जी? थ्योरेटिकल है जी, थ्योरेटिकल बातें आज हम लेसन में आगे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा बचा नहीं है, ख़त्म होने वाला है बस। आज टाइम बचेगा तो आज स्टार्ट कर देंगे, नहीं अगली क्लास में तो पक्का स्टार्ट करना ही है। बर्नौली के अनुप्रयोग कहता है, जब द्रव चौड़े पाइप से संकरे क्षैतिज पाइप में प्रवाहित होता है तो दाब में कमी होती है, सातत्यता का समीकरण कहता है जी। ठीक है भी, जब द्रव है ना जी, जैसे बोले हम आगे द्रव को, ये देखो द्रव चौड़े पाइप से संकरे पाइप में प्रवेश करता है तो आपको लगता है दाब बढ़ता है? नहीं, यहाँ पे दाब P1 है, यहाँ पे दाब P2 है, तो P2 दाब है वो कम है जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेग V1 है और यहाँ पर वेग क्या है? V2। V2 वेग ज्यादा है, वेग बढ़ा तो दाब को तो घटना ही पड़ेगा जी। अभी बताया था आपको बात। जहां क्षेत्रफल कम, जहां वेग अधिक हो जाता है, बर्नौली प्रमेय क्षैतिज नली में, अर्थात जहां वेग अधिक होगा दाब कम होगा। अतः जब तरल चौड़े से पतले नले की तरफ बहता है तो वेग बढ़ जाता है और दाब घट जाता है, सिंपल बात है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? आंधी से छतों का उड़ जाना, ये मैंने बताया था आपको। क्या बोला देखो, कहते हैं किसी तूफान के दौरान जब तीव्र गति से हवा फूस या टीन से बनी हुई एक छत के ऊपर बहती है तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार यह दाब कम हो जाता है। दाब वहां पर कम हो गया, छत के नीचे दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब हो जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल लेके दिखाया ही था। ठीक है, दाबांतर के कारण छत ऊपर की ओर हवा में उड़ जाती है। ठीक है, अगली बात, दो समांतर एवं पास पास चलती हुई नाव या बसों के बीच आकर्षण बिल्कुल होता है जी। जब दो नाव या दो बस पास पास एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में चलती है तो उनके बीच में क्षेत्र में पानी, उनके बीच में पानी है, अगर नाव है तो, अगर या फिर हवा है जब बस हो तो क्या हो जाता है? सुदूर क्षेत्र की तुलना में तेज गति से उनके बीच में माध्यम बहने लगता है। परिणाम स्वरूप बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार उनके बीच दाब घट जाता है। उनके बीच में हवा एकदम तेजी से हो जाती है। अब बस से आपके पास से निकलती एकदम तेजी से हवा लगती है ना, मतलब एकदम हवा तेज हुई, हवा बढ़ी तो उनके बीच में दाब क्या हो गया? कम हो गया। परिणाम स्वरूप बर्नौली सिद्धांत में उनके बीच दाब घट जाता है। ठीक है, तथा इसे दाबांतर के कारण वे एक दूसरे की ओर खींच लेते हैं, इसलिए बिल्कुल पास पास से बसें नहीं निकालनी है बस, क्योंकि उससे क्या होगा? आकर्षण हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, अगला जी मैग्नस प्रभाव। अब ये मैग्नस प्रभाव क्या कहते हैं? जब एक स्पिन करती हुई गेंद को फेंका जाता है तो वह अपनी उड़ान से अपने सामान्य मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। यह भी बर्नौली के समीकरण के अनुसार, भाई वो आप एक घूमती हुई गेंद को फेंक दो तो उसी तरह थोड़ी घूमेगी, पानी का उस पर प्रभाव आ जाएगा, तो इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। आगे जी, चूसीतर, कार्बोरेटर, पेंटगन, सेंट स्प्रे, जो हम स्प्रे करते हैं, सेंट स्प्रे आदि जो कलर करने के लिए जो यूज होते हैं,
पेंट कलर करते हैं ना, जो फुहारे से फुहारा प्रेस करते हैं हैंड से लेके, ये सारे किस पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। इन सभी में बेलन के पिस्टन की गति द्वारा उच्च गति की हवा में डूबी नली के ऊपर प्रवाहित होता है। उच्च गति की हवा नली के ऊपर कम दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दर उनके ऊपर उठता है तथा बाहर निकली हवा में छोटे छोटे बूंदों के रूप में उड़ जाता है। ठीक है जी। अगली बात, हवाई जहाज की कार्य प्रणाली भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है जी, बिल्कुल। क्योंकि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वहां पर दाब और वेग का ही खेल है, दाब कम हो जाता है, वेग बढ़ जाता है। ठीक है। अगला टॉपिक आता है जी बहिस्त्राव वेग। अब ये फार्मूला है, ये हमारे काम आएगा। बहिस्त्राव वेग इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, बहिस्त्राव वेग क्या है समझिए जी बात। एक बंद पात्र लेते हैं, ठीक है, उसमें एक छेद कर देते हैं, छेद करते ही आपको पता है ये तरल बाहर आएगा, तरल यहां के गिरता है ऐसा मान रहे हैं। कितनी दूर आके गिरा इसको क्षैतिज परास आर के नाम से दर्शाया जाता है। ठीक है, जिस तरह बॉल गिरती थी ना किसी ऊंचाई से, इसको परास बोलते हैं। और ये क्षैतिज दिशा में वेग आता है v। ठीक है, यहां पर खुला है, हवा लग गई तो हवा लगते कौन सा दाब आ गया? वायुमंडलीय दाब। यहां पर कोई नया दाब मान सकते हैं हम p। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि एक तो h ऊंचाई तक दरो भरा हुआ है जी। ठीक है, बहिस्त्राव एक बर्तन में h ऊंचाई तक पूरा दरो भरते हैं। ठीक है, दरों के स्वतंत्र सिरे से नीचे h गहराई पर एक छिद्र किया जाता है। भाई ये कह रहे हैं यहां पर जो ये गहराई हम ले रहे हैं वो h गहराई लेते हैं जी। ठीक है, ये गहराई है स्वतंत्र सिरे से, उच्चतम बिंदु से नहीं, जल के सिरे से ये गहराई h है। ठीक है जी, h गहराई लेते हैं। ठीक है, स्वतंत्र सिरे से h गहराई पर छिद्र हो तो इस छिद्र से बाहर आने लगता है। ए और बी दो बिंदु इन्होंने लिया गया जी। एक बिंदु मैं बोलूं यहां पर ले लूं ए उच्चतम बिंदु, और एक बिंदु में ये जो छेद है इस बिंदु को बोल देता हूं बी बिंदु। समझ गए? H1 H2 दो बिंदु इन्होंने लिए हैं जी। H1 बिंदु लिया है, H1 बिंदु लिया है यहां से, ये जो है ये बिंदु लिया है, ये H1 लिया है, और ये बिंदु लिया है, ये H2 लिया है। H1 H2 दो बिंदु लिए गए हैं, समझ रहे हैं? ठीक है जी, H1 एंड H2 दो बिंदु लिए गए हैं। तो छिद्र B का क्षेत्रफल दरो मुक्त सतह से क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, B का क्षेत्रफल, B बिंदु का क्षेत्रफल है वो कम है, और A बिंदु पर क्षेत्रफल है वो ज्यादा है। ठीक है, इसलिए दरो नीचे की तरफ आएगा जी। दरो नीचे की तरफ आएगा तो A और B पर आप कुल ऊर्जा बराबर कर सकते हैं। A का वेग क्या होगा? वो द्रव तो बहुत धीरे धीरे आएगा, बहुत धीरे धीरे चलेगा, और यहां पे द्रव बहुत तेजी से चलेगा। यानी मैं बोलूं A का वेग है वो काफी कम होगा B के वेग से। इसलिए मैं A का वेग है वो लगभग क्या ले लूं? 0 ले लूं। A तथा B बिंदु पर बर्नौली थ्योरम लगा देता हूं। A तथा B बिंदु पर बर्नौली प्रमेय लगाने पर A और B बिंदु पर बर्नौली प्रमेय लगाते हैं जी। तो देखो A बिंदु पर दाब क्या हो जी? P रो GH1 हाफ रो A के वेग का स्क्वायर। B बिंदु पर दाब क्या है? P नोड। ठीक है, A बिंदु की ऊंचाई कितनी दे रखी थी जी? A बिंदु की ऊंचाई आप
H1 से दिए और B बिंदु की ऊंचाई यहाँ पे H2 से दिए हैं, यानी किसी से दे सकते हैं भाई। इसको आपने H2 बोला है, इसको आप H2 बोल दो, A बिंदु बोल दो पूरा, P नोड प्लस इसको क्या बोला है H1 प्लस में हाफ रो कौन से बिंदु के वेग का स्क्वायर आएगा, B बिंदु के वेग का स्क्वायर। ठीक है जी, बस ये बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, हमारा फार्मूला आने वाला है। देखिए अब A बिंदु का वेग तो 0 है, PA कितना है जी, A बिंदु का दाब है, A बिंदु का दाब PA, P नोड बोल देता हूं मैं इसको, P बोल देता हूं। B बिंदु का दाब है P नोड, कौन से बिंदु का दाब है, B बिंदु का दाब, B बिंदु का दाब, B बिंदु का दाब क्या है P नोड, रो जी H1 हाफ रो V स्क्वायर, A बिंदु के दाब को बोल देते हैं P रो जी H2 और A बिंदु पर वेग क्या है 0 है। ठीक है जी, ओके। अब देखो P माइनस P नोड रो जी H2 माइनस H1, P माइनस P नोड रो जी H2 माइनस H1 हो जाएगा, और इक्वल टू बोले तो हाफ रो V स्क्वायर, इक्वल टू बोले तो हाफ रो V स्क्वायर। B बिंदु पर वेग निकालने जा रहे हैं। H2 माइनस H1 कितना आएगा, ये H2 है, ये H1 है, इसमें से माइनस करेंगे तो H ही आएगा जी। H2 माइनस H1 इक्वल टू H, तो H लिख देंगे जी। P माइनस P नोड रो जी H हाफ रो V स्क्वायर। ठीक है अब बोलते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, 2 टाइम्स ऑफ P माइनस P नोड प्लस 2 रो जी H, और पूरे में डिवाइड में आ गया जी रो इक्वल टू V स्क्वायर। ठीक है, फाइनल आंसर V, वही इस तरह वेग का फाइनल आंसर निकालने जा रहा हूं, 2 P माइनस P नोड अपॉन रो प्लस में 2 GH, ये फाइनल आंसर है जी। कोई दिक्कत, कोई बात समझ ना आई हो पूछ सकते हैं। ठीक चल रहे हैं, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़े, अगली बात पर आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपने वेग पढ़ा था, वो पात्र था जी बंद पात्र था। अब मैं खुला पात्र ले रहा हूं, मेन हमें इसी पर काम करना है जी। जो ये खुला पात्र वाले क्वेश्चन हैं यही हमें मेन करने हैं। यहां पर भी दाब कौन सा आ गया जी, P नोड आ गया A बिंदु पर दाब, और जैसे आपने छेद किया तो यहां B बिंदु था, यहां पर भी दाब P नोड आ गया जी, ऐसे तरल आ गया बाहर। ठीक है, यानी बोले तो A और B बिंदु दोनों पर दाब बराबर आ गया जी। ये क्षैतिज परास हो गया जी यार, दाब बराबर आ गया। तो देखो हमारा फार्म, ये खुला पात्र है, तो ये टॉर्सली की समीकरण बनेगी। यहां से हमारा क्या फार्मूला था, 2 टाइम्स ऑफ
P माइनस पी नोड अपॉन रो प्लस 2GH, ये बी बिंदु का वेग है जी, यहां से आने वाले तरल का वेग है। ठीक है, अब ये दोनों दाब तो बराबर है, दोनों दाब बराबर है जी, तो इसको तो जीरो कर देंगे। ए बिंदु का दाब माइनस बी बिंदु का दाब दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो आप दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों का अंतर क्या आएगा जी, जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी P माइनस पी नोट जीरो आ जाएगा। ये जीरो हो गया तो वेग कितना आया, वेग आ गया जी 0 प्लस रूट ऑफ 2GH, यानी फाइनल फार्मूला है जी 2GH। इसी को बोलते हैं, किसकी समीकरण है ये, किसने दी है, टॉर्सली समीकरण है जी, टॉर्सली समीकरण। ठीक है, टॉर्सली साइंटिस्ट था, उसने ये समीकरण दी थी कि आने वाला तरल है उसका वेग इतना हो जाएगा जी। ठीक है, अब हमने इस ऊंचाई को, ये h कहां से आया, क्या था ये h बताओ। h ये था जी द्रव के, द्रव पात्र कहां तक है कोई मतलब नहीं है, द्रव कहां तक है इसी का प्रभाव पड़ेगा। भाई पात्र खाली है, बहुत बड़ा टंकी है लेकिन है वो खाली, तो उसमें आप छेद कर दो, क्या तरल थोड़ी बाहर आ जाएगा, तरल तभी बाहर। तरल का वेग किस पर निर्भर करेगा कि उसमें तरल में ऊपर, भाई यहां पर तल में छेद करूंगा तो वेग और ज्यादा होगा, ऊपर करूंगा तो वेग कम, वेग नीचे आते जाऊंगा वेग ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो समझिए कहानी। टॉर्सली की समीकरण आ गई जी, रूट ऑफ 2GH। ठीक है, ठीक है जी, तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आता है जी वेग आ गया, कितनी ऊंचाई पर है जी। मान लेता हूं मैं कि जो ये जहां इसकी धरातल से ऊंचाई अगर मैं लेना चाहूं, जैसे हमें पहले भी बोल रखी थी कैपिटल H, इसको मैं कैपिटल H लेके चलता हूं इस बार। तो जल स्तर कहां से गिरेगा, जल स्तर यहां से गिरेगा जी। ये ऊंचाई कितनी है बताओ, ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और यहां से आके यहां गिरेगा जी। ये क्या बताओ, ये परास हो गया जी, क्षैतिज परास। ठीक है, ये वेग हो गया जी क्षैतिज दिशा में, ये तो प्रक्षेप्य गति होगी जी, u बोलूं या v बोलूं, जिसका मान बोलूं मैं रूट ऑफ 2GH। पानी प्रक्षेप्य गति में, पानी प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य पथ में बोल दे, प्रक्षेप्य पथ में, प्रक्षेप्य पथ में धरातल पर आके गिरेगा। प्रक्षेप्य पथ में धरातल पे आके गिरेगा जी, समझ रहे हो मेरी बात, कोई दिक्कत। तो x दिशा का वेग आपको दे दिया रूट 2GH। परास कैसे निकालते हैं, परास निकालने के लिए सबसे पहले निकालते हैं जी, पहला बिंदु आता है ओडियन काल। ओडियन काल, भाई कितनी देर में ये यहां से यहां कितनी देर में आएगा, इसको कितना समय लगेगा यहां से यहां आने में, कितना समय लगेगा यहां से यहां आने में, इसको पानी को ऐसे आएगा। तो ओडियन काल क्या लेते हैं जी, भाई वो क्षैतिज प्रक्षेप्य गति होगी ये, तो अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊं तो T इक्वल टू रूट अंडर 2H/G। H की जगह क्या लूं, याद आया कुछ सॉरी, इसको आप एक तरीके से भी कर सकते थे भाई, कोई बच्चा कहेगा इसको प्रूफ करके देखो। x दिशा में त्वरण नहीं है, y दिशा में कितना है g, तो फार्मूला लगा लो जी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। कौन सी दिशा में, y दिशा में। x दिशा में आरंभिक वेग कितना है रूट 2GH, और y दिशा में आरंभिक वेग कितना है 0।
ये क्या है भाई, दिशा की दूरी है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, और यहां से आप टी निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा जी। समझ रहे हो, उड्डयन काल आ गया। अब क्षैतिज परास कितनी दूर जाके गिरेगा? क्षैतिज परास आर से दर्शाते हैं। क्षैतिज परास क्या होता है? एक्स दिशा का वेग गुणा में उड्डयन काल, यही फार्मूला होता है जी। एक्स दिशा के वेग को उड्डयन काल से गुणा कर देते हैं। एक्स दिशा का वेग कितना आया? रूट ऑफ 2gh। उड्डयन काल कितना आया? उड्डयन काल का तो ये फार्मूला है, रूट अंडर 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी। ठीक है, बस सोल्व कर देंगे जी, पूरा रूट में ले लेते हैं। 2gh 2 कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन जी, एक जी से तो एक जी कैंसिल कर दो। 2 इंटू 2 4 का रूट 2 एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। समझ गया जी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये, चलो एक बार इसका ना स्क्रीनशॉट लो, ये क्षैतिज परास है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बताता हूं। भैया अधिकतम परास कब होगा? वैसे तो इसका डेरिवेशन है, बड़ा हो जाता है। अगर आप इसको 2 बार सोल्व करो, डी स्क्वायर आर डी एच स्क्वायर, इसको आप सोल्व करो, 0 के बराबर करो, हल करना नहीं हमें, हल करने पर क्या पता चला? h की वैल्यू, स्मॉल h की वैल्यू अगर आप h/2 कर देते हो तो क्षैतिज परास अधिकतम होगा। क्षैतिज परास है अधिकतम होगा, कितना होगा? चित्र से समझाता हूं, देखो इसको हटा के, देखिए जी कहानी क्या है। कहानी यह है कि आप h ऊंचाई तक आपने दरो भरा है, ठीक है जी। यहां पे आप एक छेद करते हैं स्मॉल h इक्वल टू h/2 पर, ठीक है। तो जो तरल है वो सबसे दूर जाके गिरेगा, तरल है वो सबसे दूर जाके गिरेगा। दिस इज आर मैक्स, मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा। कितनी है जी आर मैक्स? आर का सूत्र है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। एच की जगह क्या लिखूं मैं? अगर मैं एच की जगह लिख देता हूं h/2, h/2 h/2 आर, ठीक है। तो बोलो 2 h/2 h माइनस h/2 कितना आएगा बोलो? 2 h इंटू एच स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 4, ऊपर क्या है बताओ? रूट है, रूट यहां पे है, कितना आएगा बोलो?
टू रूट हटाओ h/2 कैंसल, आर मैक्स ये था आर मैक्स कितना आया, h पे आया जी। ज्यादा से ज्यादा तरल जितनी ऊंचाई तक भरा है उतनी ऊंचाई तक जाके गिरेगा, बस यही रूल है। इससे ज्यादा दूरी पे नहीं जा सकता, ये उसकी अधिकतम दूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो जी। अगला आता है जी वेंचुरी मीटर। एक फार्मूला आता है जी वेंचुरी मीटर। वेंचुरी परवा मीटर बोलते हैं इसको, वेंचुरी मीटर बोल देते हैं। कुछ नहीं, एक उपकरण है जो परवा की दर को मापता है जी। देखो यहां पे किस तरह से बना हुआ है, और एक यहां पर अलग अलग आकार की एक ट्यूब लेता हूं मैं। ठीक है जी, समझना बात। वेंचुरी मीटर, इसमें क्या है जी, दो पाइप लगी होती है, एक यहां पर एक यहां पर। ठीक है जी। अब मैं बोलूं कि यहां पर यहां का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल हमने लिया है जी A1 बोल देता हूं, यहां का क्षेत्रफल लिया वो मैं A2 बोल देता हूं, यहां का वेग मैं V1 ले लेता हूं, यहां का वेग मैं V2 ले लेता हूं। ठीक है, खुली है दोनों, ऊपर वायुमंडलीय दाब है P नोड, और इसकी धरातल से कोई ऊंचाई भी ली गई है जी। धरातल से कोई ऊंचाई ले लेते हैं h। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग दाब ले लेता हूं, यहां दाब ले लेता हूं P1 और यहां दाब ले लेता हूं P2। समझ गए जी। और दोनों में तरल का स्तर का अंतर भी है। ठीक है, ये तरल स्तर का अंतर ले लेते हैं h। ठीक है जी, समझ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, असमान अनुप्रस्थ वाले पाइप में प्रवाहित होने वाले असमान अनुप्रस्थ वाले पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव की चाल को वेंचुरी मीटर की सहायता से मापा जाता है। क्या काम है बताओ, इसका क्या मापना है? इसका काम असमान अनुप्रस्थ वाले पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव के प्रवाह की चाल, द्रव के प्रवाह की चाल को यह मापता है, वेंचुरी मीटर की सहायता से मापा जाता है। बिंदु 1 तथा 2 पर H1 और H2 दोनों बराबर है। ठीक है जी, बर्नौली थ्योरम लगा देते हैं जी। भाई क्षैतिज पाइप है तो बर्नौली थ्योरम आप यहां पर आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएं, देखो P1 प्लस में हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर मैं साध्यता की समीकरण, एबिरल समीकरण लगाऊं, वो क्या था जी, A1 V1 बराबर A2 V2।
यहां से मैं अगर V2 का मान निकालूंगा तो क्या आएगा, A1 V1 अपॉन A2 आएगा। और ये V2 का मान है, ये हमें इसमें रख सकते हैं जी। इसको मैं बोलूं ये समीकरण 1 है और ये बोलूं समीकरण 2 है, ये बोल दो समीकरण 2 है। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख देंगे और वहां से आप V1 को सोल्व कर सकते हैं जी। तो क्या रखेंगे तो बताओ, P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस में हाफ रो V2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर, V2 क्या बताओ, A1 V1 अपॉन A2, यही तो है जी। तो बस यहां से आगे सोल्व करना ही है जी इसको। P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 हाफ रो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इंटू में V1 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? V1 स्क्वायर को आप एक तरफ ले लो जी, V1 स्क्वायर को एक तरफ ले लो, हाफ रो कॉमन ले लिया, V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर मिलेगा, 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है जी। अब V1 स्क्वायर क्या आएगा देखो, 2 टाइम्स ऑफ P2 माइनस P1, 2 P2 माइनस P1 अपॉन रो 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, और V1 निकालना हो तो क्या लगा दो जी, रूट लगा दो, 2 P2 माइनस P1, यहां पे रो है ये 1 माइनस A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, ये V1 का वेग आ गया। यही है जी वेंचुरीमीटर बस। ठीक है, वेंचुरीमीटर अयस्मान अनुप्रस्थ वाले पाइप में प्रवाहित होने वाले द्रव की चाल को वेंचुरीमीटर की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, आगे इसके बाद एक टॉपिक और आता है जी, पिटोट नली, वो भी हम पढ़ सकते हैं लेकिन वो हमारे इतने काम में आएगी नहीं, उस पर कोई क्वेश्चन बनेगा। फिर भी अगर आप देखना चाहे तो देख लो, पिटोट नली क्या है वो भी बता देता हूं। पिटोट नली क्या है जी? पिटोट नली यह उपकरण द्रव के प्रवाह के वेग को मापने प्रयोग किया जाता है। यह यू आकार की नली है जिसे द्रव के अंदर चित्र अनुसार नली के अंदर व्यवस्थित किया गया है। नली के अंदर भरा हुआ द्रव पानी के साथ मिश्रित नहीं होता है। ठीक है भाई, ये कह रहा है जी यहां पर एक द्रव है, ठीक है, यहां तल हो गया और एक पाइप बना दीजिए यहां से यहां, समझ गए? ये पिटोट नली है जी। यहां पर वेग आ गया जी, कोई V नोट वेग आ गया। ठीक है, इसमें रो घनत्व का द्रव है, इसमें रो घनत्व का द्रव है, रो घनत्व का कोई द्रव जिसमें V नोट वेग से द्रव आगे जा रहा है। ये उपकरण यह है कि इस उपकरण में द्रव के प्रवाह के वेग को मापने प्रयोग किया जाता है। यह उपकरण यू आकार की नली है जिसमें द्रव के अंदर चित्र अनुसार लगी होती है। ठीक है, इस नली का एक भाग M थोड़ा सा धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में खुला होता है। यहां से इसके अंदर प्रवाह में पानी चला जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे और ऐसे भाग ये खुला होता है। द्रव दोनों आपस में मिक्स नहीं करते। कुछ नहीं करना आपको, ए और बी बिंदु पर, ये बिंदु मैं बी ले रहा हूं, यहां पे बिंदु मैं ए ले रहा हूं, ए बिंदु,
ए और बी बिंदु पर आपको दाब के बारे में बात करना है जी, दाबांतर निकालना है ए और बिंदु का। पिटोट नली पर कोई क्वेश्चन हमारे काम का है नहीं। क्या करेंगे, पी ए माइनस पी बी रो जी एच, दोनों की ऊंचाई ले लीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं आपको, बिंदु ए और बिंदु बी। अगर मैं कहूं दोनों समान ऊंचाई पर है तो दो घनत्व है जी। ये बिंदु ए है यहां पर, ये बिंदु बी है, लेकिन घनत्व दो है, तरल का घनत्व और जो यहां पर रो जी के है जो इस ट्यूब के अंदर है, ठीक है। तो रो जी वो घनत्व है, रो द्रव का घनत्व है, तो रो जी जो उसके अंदर तरल का घनत्व है जी, ठीक है। ए और बी पर बर्नौली थ्योरम आप लगाओगे तो यहां से ये फार्मूला आ जाएगा जी, दोनों के दाब का अंतर आ जाएगा, बस इसी को यही काम में आता है। नोट क्या है, पिटोट नली का अनुप्रयोग वायु यान का हवा की सापेक्ष गति करने में किया जाता है, ठीक है। तो और कोई काम का है नहीं है पिटोट नली। हमारे बर्नौली थ्योरम, टॉर्सली समीकरण ये काम आएगी। और लेसन पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया जी। अगली क्लास में इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे स्टेज 1 से, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही है, HW स्टेज 1 2 कंप्लीट कर लें, कंप्लीट हल कर लें, कंप्लीट सॉल्व करें। अगली क्लास में इन पर हम काम करेंगे, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सबसे जरूरी वो है।